नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। नहार जिंदगी को तू तलाश कर नए जहाँ, अभी बहुत है सिलसिले की मंजिलों को पाए जा। ऐसी ही शख्सियत है उनकी, जिनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें दिलाया संगीत की दुनिया में एक आला मकाम। हमारे साथ आज हैं संगीत की दुनिया का एक बेहद नुमाया नाम, उस्ताद शाहिद परवेज। सितार की दुनिया का दरख्शा सितारा मौसीकी के अजीम घराने से है जिनका ताल्लुक। 7वीं पीढ़ी के नुमाइंदे, मशहूर और मकबूल सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज खान। उस्ताद शाहिद परवेज खान, जिनकी पैदाइश 14 अक्टूबर 1955 को मुंबई में हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तो इनके घराने की विरासत रही। ऐसे में अपने बुजुर्गों से मिली विरासत को बेहद अकीदत के साथ अपनाया। महज 3 साल की उम्र से ही शास्त्रीय गीत संगीत की तरफ दिलचस्पी पैदा हो गई। शुरुआती तालीम अपने दादा और मशहूर सुरबहार वादक उस्ताद वाहिद खान साहिब से ली और फिर अपने वालिद और गुरु उस्ताद अजीज खान से भी तालीम हासिल की। फिर अपने घराने के कई खास उस्तादों से भी बारीकियां सीखने का मौका मिला। 8 साल की उम्र में सबसे पहला पब्लिक परफॉर्मेंस पेश किया। तब से ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। अपने खास अंदाज की वजह से उस्ताद शाहिद परवेज आज भी सितार की दुनिया में मकबूल है। उस्ताद शाहिद परवेज खान गायकी और लयकारी तंत्रकारी को इस अंदाज में पिरो देते हैं कि देखने और सुनने वाले सहरज़दा हो जाते हैं। उस्ताद शाहिद परवेज, जिन्होंने अपनी जिंदगी के इस सफर में कई यादगार और कामयाब बंदिशों को पेश किया जो मील के पत्थर की मानिंद हैं। अब तक वो कई अवार्ड से सरफराज हो चुके हैं। शाहिद परवेज और उनका सितार वादन आज के गहमा गहमी के भरे दौर में एक खूबसूरत तोहफा है संगीत रसिकों के लिए। बहुत बहुत खुश आमदीद उस्ताद शाहिद परवेज साहब शख्सियत में आपका। कैसा लग रहा है आपको आज हम लोगों के बीच यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं भी चाहता था ना, लेकिन ऐसा मौका नहीं आ पाया इससे पहले। प्रोग्राम की शुरुआत, चूँकि आपका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े संगीत के घराने से है, बहुत बड़े बड़े संगीतकार आपके घराने से निकले हैं। इतनी बड़ी संगीत की विरासत को साथ लेना और ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों को आज आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे याद करना चाहेंगे? खुद इंसान को भी समझ में नहीं आता कि वो ये मकाम तक कैसे पहुंचा। ये वो उसकी तारीफ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तारीफ होती है। हमें सिर्फ ज़रिया बनाया जाता है। तो उसने, हम यही कह सकते हैं कि इसको पूरी तरह से हम निभा सकें, बस ये सबसे दुआ चाहते हैं। और इस लायक उसने समझा, उसके लिए तो जितना भी उसका शुक्र किया जाए कम है। आपके वालिद का बड़ा अहम रोल रहा आपकी ज़िंदगी में, तो आज अपने माँ और बाबा को कैसे याद करना चाहेंगे? जहाँ तक मेरे वालिद का सवाल है तो उनको कभी भूल ही नहीं पाता मैं। तो याद करने का मतलब 24 घंटे ही मेरे साथ है। और माँ का जो मकाम होता है वो तो होता ही है, वो तो मैं याद करता ही हूँ। लेकिन मेरे वालिद जो थे वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, मेरे रहनुमा भी थे, सब कुछ थे। तो आज जो भी थोड़ा बहुत मैं संगीत को, म्यूज़िक को, मौसीकी को समझ पाया हूँ, उन्हीं की वजह से वही मेरे उस्ताद रहे। और सब कुछ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने सीखा उन्हीं की वजह से। और उनकी कुर्बानी? बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर हम देखें तो फिल्मों में उनका एक बहुत अच्छा नाम रहा, लेकिन सिर्फ उन्होंने आपके लिए वो रास्ता छोड़कर और आपको लेकर निकल गए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप।
मेरे दादा बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ये ट्रेडिशन चले, तो उन्होंने, हालांकि मेरे वालिद म्यूज़िक डायरेक्टर थे और काफ़ी उन्होंने अच्छा मकाम भी हासिल किया था अजीज़ हिंदी के नाम से। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 15 से 20 फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया उन्होंने। वो उस काम से खुश भी थे, लेकिन मेरे दादा ने कहा कि क्या ये ट्रेडिशन क्या हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो उनके कहने पे उन्होंने ये कुर्बानी दी कि उन्होंने छोड़ के मुझे सिखाया। कौन सी उम्र में आपको याद पड़ता है कि आपको यकीनन आप जिस फैमिली से आते हैं वहाँ तो बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाने लग जाता है, लेकिन अगर आपकी याददाश्त की बात की जाए तो कौन सी उम्र में आपको याद पड़ता है कि आपने बाकायदा सीखना शुरू किया, साज के साथ खेलना शुरू किया? मुझे तो शुरू से ही याद है, मेरे दादा ने मुझे शुरू कराया था। उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 3.5 साल के आसपास होगी, लेकिन उन्होंने गाने से शुरू किया। अच्छा। मुझे अपनी गोद में बिठा के उन्होंने गाने से शुरू कराया और मेरे वालिद को कहा कि देख, मैंने इसको शुरू करा दिया, अब इसको आगे ले जाना तुम्हारा काम है। तो करीब समझ लीजिए अब 1 से 1.5 साल में सिर्फ 1 साल गाना ही सीखा। उसके बाद मेरे वालिद ने मेरे हाथ में सितार दिया, और छोटा सितार होने के बावजूद भी मेरा हाथ पूरा नहीं पहुंच पाता था, तो नीचे तकिया रख के और दीवार के सहारे उसको टिका के फिर किसी तरह से उसको शुरू किया। तो मुझे जहाँ तक याद है 3 साल की उम्र में, 3.5 साल की उम्र में मैंने गालिबन तबला भी आपने सीखा? वो थोड़ा सा बाद में सीखा जी। मुझे ये बताइए कि चूँकि आपका घराना एक बहुत बड़ा घराना है, अपने घराने की खासियत आप ही की मुँह ज़बानी हम सुनना चाहेंगे, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, कितना रहा, क्या रहा? पहले तो घराने के बारे में ये बताऊं कि मैं तो ये नहीं जानता हूँ, या मैं ऐसा कभी समझता नहीं बड़ा है या, लेकिन बहुत अहम घराना है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि उस घराने में एक ही चीज़ चली आ रही है। जी बिल्कुल। मसलन हमारे फोर फादर्स ने शुरुआत की ध्रुपद से और सुरबहार से। तो जो हम सितार और सुरबहार जो उसी का फादर इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, एक ही। तो सुरबहार चला, उसके बाद उसी के बाद सितार भी चला, तो 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ। तो हमारे घराने की खासियत ऐसी है कि सिर्फ सांस छेड़े भी तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस घराने का है। हमारे पहले के लोगों ने, जैसे 2 हाथ का काम होता है सितार में, राइट एंड लेफ्ट, पहले राइट हैंड का काम ज़्यादा हुआ करता था, और लेफ्ट हैंड का भी होता था, लेकिन वो सुरबहार में होता था, जिसको हम लोग मीन कहते हैं। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे एक मिसाल कहते थे लोग कि गाना उत्तम, बजाना मध्यम। ये मिसाल की वजह ये थी कि म्यूजिक को एस्टैब्लिश करने के लिए स्कोप जिसमें जितना ज़्यादा है उस हिसाब से ये मिसाल बनाई गई थी। ये मिसाल आज की नहीं है, ये उस ज़माने की मिसाल थी। तो ये मेरे बुजुर्गों ने इसको ध्यान में रख के सांस को, जो उसकी कमियां थी, जिसकी वजह से वो गले से पीछे रहता था, उसको बहुत हद तक कम किया। उस्ताद जी, ये ज़रूर बताइए कि आपने तंत्रकारी अंग के साथ साथ गायकी अंग को जोड़ते हुए अपना एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल डेवलप किया, जो सुनकार हैं और जो क्रिटिक्स हैं उसे बहुत पसंद करते हैं। क्या सोच रही उसके पीछे जो आपने अपना एक खुद का एक स्टाइल डेवलप किया? जिस तरीके से कोई बात आपको कहनी होती है, तो उस सेंटेंसेस और अल्फाज आपके खुद के होते हैं। इसी तरह से जब म्यूज़िक को प्रेजेंट करना है, तो उसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसकी मैंने तलाश की, जिसमें ये चीज़ें आई। जो मेरे बुज़ुर्गों की चीज़ें थी, और भी लोग जो मेरे उस्ताद जैसे हैं, जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला, और जिनकी वजह से जो मेरी म्यूज़िक की सोच हुई, उस चीज़ के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी तलाश में मुझे ये चीज़ें मिली। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को बेहद करीब से देखा है, तो उन्होंने क्या कहा है आपके लिए? आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देख। शाहिद परवेज़ साहब के बारे में मैं उनके म्यूज़िक के बारे में क्या कह सकता हूँ, जो
दुनिया जानती है और दुनिया ने उनके गाने बजाने को सर आँखों पे रखा हुआ है। हमारी रिश्तेदारी भी होती है और गाना, जैसे मैंने कहा, गाने बजाने के हमारे हिंदुस्तान के मायना सितारियाँ हैं। हम लोग ने बचपन में थोड़ा बहुत वक्त भी साथ में गुजारा है। कुछ देर बैठ के मेरे वालिद साहब से हम लोग दोनों ने साथ सीखा भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अज़ीज़ खान साहब के इंतकाल के बाद शाहिद भाई ने बहुत मुश्किल से वक्त निकाला। बहुत छोटे थे और एक अल्फाज होता है गैरत, उसको कहते हैं एक आत्मसम्मान। बहुत हिम्मत से प्रैक्टिस करा, जद्दोजहद किया, गाना बजाना करके आज ऐसी जगह निकले हैं कि दुनिया उनको आज के सितारियों में एक मानती है। हम सब ये दुआ करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाए वो और आगे बढ़ें और फले फूलें, उनके गाने बजाने में और इजाफा हो और हम लोग सब लोग को उनको सुनने का मौका मिले। देश के बहुत अच्छे कलाकार हैं और उस्ताद शाहिद परवेज़ खान साहब बहुत अच्छे सितार वादक हैं। उनके जो शागिर्द हैं उनको भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और हम बहुत उनको पहले से सुनते आ रहे हैं, आनंद लेते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बरसों तक उनको सुनते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने न सिर्फ अपनी राय दी बल्कि बड़े प्यार से और सच्चाई से अपनी राय दी। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ सितार की दुनिया का एक नुमाया नाम उस्ताद शाहिद परवेज़ साहब। शाहिद परवेज़ साहब, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि हर परफॉर्मेंस वैसे तो आपके लिए एक चैलेंज रहता है, क्योंकि हर परफॉर्मेंस की अपनी एक खासियत होती है, ऑडियंस अलग होती है। लेकिन चूँकि आपने बहुत लंबा अरसा इस फ़न में गुजार दिया है, तो कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस का जिक्र कीजिए जो आपके लिए चैलेंज बने हों और आप वहाँ 100% खरे उतरे हों। अंग्रेजी में एक चीज़ है जिसको फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि वही इंसान है, वही हाथ है, सब कुछ है। वो चीज़ क्या है जो फॉर्म होती है, अचानक कहाँ गई? जिसको मैंने इस तरह समझा है कि जब मैं बजाता हूँ तो मेरे अंदर कोई और चीज़ मुझसे बजवाती है और वो मेरे अंदर आके बजवाती रहती जब तक मैं ठीक रास्ते पे हूँ। अगर मैं ठीक रास्ते पे नहीं होगा तो फिर वो आना बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं फॉर्म नहीं रहा। वही इंसान, वही हाथ, वही सांस, फिर ऐसी क्या बात हो जाती कि वो ऐसा नहीं बचता। मैंने इसको ऐसे कहा, ऐसे समझा। तो मैं आपको 2 किस्से सुनाना चाहता हूँ जिससे मुझे ये समझ में आया और ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं ज़रिया हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कोई और मुझसे कुछ करवाता है। एक बार एक जगह मैंने कॉन्सर्ट बजाया था और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का एक सबसे अच्छा कॉन्सर्ट हो सकता है ये। लेकिन जब मैं स्टेज से उतरा तो लोगों ने कहा कि आज आपका कुछ शायद मूड जमा नहीं या कुछ आज मज़ा नहीं आया। तो बहुत मुझे अंदर से खल गया, बहुत ख़राब लगा कि ये क्या हुआ। तो खैर ये बात एक जहन में रही। उसके थोड़े दिन बाद एक जगह सितार का ही फेस्टिवल, उसमें बहुत सारे सितार प्लेयर्स ने बजाया और मैंने सभी का अटेंड किया और मेरे हिसाब से सभी ने बहुत अच्छा बजाया। उन सभी को मैंने जब सुना था मुझे लगता था कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन बजाया। आखिर में मेरा था और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। जब मैं स्टेज से उतरा तो लोग, कुछ आंखों में आंसू थे, कहने लगे सितार तो आज बजाया। तब मैं समझ गया कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कोई और है। तो इसीलिए जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो उससे दुआ करते हैं कि अल्लाह इज्जत रख लेना। इसमें कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। तो रोशनी का साथ आपको कितनी दफ़ा महसूस हुआ? अब तो हमेशा महसूस होता है। आपको लगता है कि ये जो रोशनी है ये मेरे ख्याल से एक आगे का रास्ता आपके लिए बनाती है फिर? जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि
ऐसा होता है कि गैर शऊरी तौर पर हम अपने बड़ों से बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने अंदर हमारे चली जाती हैं, मतलब हमें पता नहीं होता है, हम उनसे सीख रहे होते हैं। ऐसे ही आपके लिए बहुत से क्रिटिक्स या म्यूज़िक लवर्स जो हैं उनका कहना है कि जब आप बजाते हैं तो आपके अंदर उनको उस्ताद इमदाद खान साहब की झलक मिलती है आपके बन। तो आपको लगा, कभी महसूस हुआ कि आपने ये क्वालिटीज़ उनके अपने अंदर गैर शऊरी तौर पर चली गई आपके? कुछ चीज़ें लगती हैं और कुछ चीज़ें शायद ना भी मालूम हो और दूसरों को नज़र आए। कुछ चीज़ें तो नेचुरली जाएंगी क्योंकि मेरे ही दादा परदादा हैं। कुछ चीज़ें मैंने भी करने की कोशिश की, लेकिन ये जो आर्ट है, चूँकि ये बहुत ही हर वक्त सोच समझ के कैलकुलेट करके नहीं होता है ना, तो और चूँकि स्पॉन्टेनियस भी होता है, तो इसलिए इसमें कई बार अनजाने में भी कुछ चीज़ें आती हैं जिसे हमें बाद में पता लगता है। जैसे कहा जाता है ना कि आप किसी एक राग से अपने आप को बेहद रिलेट कर जाते हैं, और वो जो राग होता है वो आप अपने हर कॉन्सर्ट्स में कहीं ना कहीं उसके कुछ पीसेस लेकर आप बजाते हैं, क्योंकि वो आपके दिल के बेहद करीब होता है। तो अगर उस्ताद शाहिद परवेज़ की बात की जाए तो कौन सा राग उनको बेहद पसंद है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ऐसा ना समझा जाए कि मैं राग को इम्पोर्टेंट नहीं समझता या इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस म्यूज़िक को देता हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा राग, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, राग क्यों बजाते हैं, म्यूज़िक क्यों बजाते हैं, वो कहाँ ले जाना चाहिए, वो जो जगह है, वो जो टारगेट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि राग एक गेट है एंटर करने का म्यूज़िक में, लेकिन पहुँचना वहाँ है जहाँ पे सब लोग उस चीज़ को महसूस कर सकें। तो ऐसे मेरे फेवरेट राग ज़रूर हैं, लेकिन एक दो नहीं, कई हैं। फिर भी एक आध दो बता दीजिए। ज़्यादातर उनमें जो ट्रेडिशनल जो पुराने राग हैं, जैसे अगर सुबह का देखा जाए तो भैरव, ललित, तोड़ी, ये सब मुझे बस, शाम का मारवाड़, पुरिया, यमन, रात का दरबारी, मारकोस, इस तरह के जो राग, तो ये जो पुराने राग हैं, ये सब मेरे बहुत पसंदीदा राग हैं। उस्ताद जी, कुछ और आपके अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाना चाहेंगे उनका क्या कहना रहा? आइए देखते हैं। शाहिद भाई के साथ हम लोगों का बहुत 40 साल से संबंध रहा है और घर का जैसा संबंध रहा है। मैं हमेशा शाहिद भाई को बहुत प्यार करता हूँ, उनकी शख्सियत को प्यार करता हूँ, उनके सितार को प्यार करता हूँ, उनके मिजाज को प्यार करता हूँ। आपके साथ तो बहुत पुराना संबंध हम लोगों का है, और हमें वो दिन भी याद है कि जब हम लोग पठानकोट से प्रोग्राम करके आए थे और दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाहिद भाई ने जब अपने घर फ़ोन किया था तो पता लगा कि बेटा पैदा हुआ है, शाकिर पैदा हुआ है। तो ये उस ज़माने से हम लोग एक साथ हैं, और बहुत बहुत रात, बहुत दिन, बहुत संगीत, बहुत सब कुछ एक साथ हम लोग बिताए हैं। शाहिद भाई जैसे सितार वादक को हमारी बहुत बहुत शुभकामना है और दुआएं हैं कि आप ऐसे ही संगीत जगत को अपने सितार से मोहित करते रहें। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बस उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो एक बात मेरे जहन में अभी आ रही है वो ये है कि आपके लिए कहा जाता है कि आप इनोवेशंस में बहुत यकीन रखते हैं। आपने हमेशा नएपन को, अगर देखा जाए, इस तरह से तरजीह दी है, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब हम परंपरा के साथ इनोवेशंस को जगह देते हैं तो हम एक तरह से शास्त्रीयता में कहीं ना कहीं कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी सोच क्या है उस पर? मैं उनकी राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई तोड़ मोड़ करना ठीक नहीं, और मैंने आज तक कभी नहीं किया। अपने उसूलों के दायरे में रह के भी बहुत कुछ नयापन हो सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट है। जब आप क्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें नयापन तो सबसे पहले आता है। नहीं, जब आप ऐसा कोई नयापन करते हैं तो उस वक्त क्रिटिक्स कहीं जहन में होते हैं, या आप सोचते हैं कि द बेस्ट मैं दे रहा हूँ? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्रिटिक्स कभी मुझे ध्यान में नहीं रहे, क्योंकि सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए उनकी तारीफ़ और उनके क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता
अगर वो सच हो तब ज़रूर मायने रखता है, नहीं तो इतना ज़्यादा मैं उस पर नहीं। मैं अब हमारे जो अच्छे सुनने वाले, समझदार सुनने वाले और जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, हमारे दोस्त लोग, उनका ज़रूर ध्यान रखता हूँ। और जो आने वाले जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनका ध्यान रखता हूँ कि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो गलत हो, जो इसके दायरे से बाहर हो, कि कभी वो फॉलो करे तो म्यूज़िक का नुकसान ना हो। क्योंकि आपने तो एक अच्छी परंपरा देखी, या मैं ये कहूँ कि आपका एक संगीत से जुड़ा बैकग्राउंड रहा, लेकिन आप बहुत से युवा कलाकार जो हैं वो बिना किसी बैकग्राउंड के आ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ फ्यूजन का चलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। आप जैसे जो ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो बहुत मेहनत कर कर आगे आए हैं, आप लोगों को उस वक्त कैसा महसूस होता है जब फ्यूजन और जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल म्यूज़िक के साथ बहुत तोड़ मरोड़ की जाती है? तब तोड़ मरोड़ जब की जाती है तो जाहिर है कि ठीक नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी समझते हैं क्योंकि मैंने कभी फ्यूजन नहीं बजाया तो उनको लगता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमेशा मैं नई चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी उसमें रिक्वायरमेंट है कि हमारा म्यूज़िक पहले ख़राब ना हो, और कोई अच्छी नई बात अगर अच्छी बने तो ज़रूर इसमें कोई हर्ज नहीं लगता मुझे। आपने कहीं लिखा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट प्योरली टेक्निकल, इट इज़ मोर ऑफ इमोशंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि सुनने वालों की हद मुकर्रर वहाँ तक होती है जहाँ म्यूज़िक ना ख़राब हो। आपको एक बात बता दूं कि हमारे म्यूज़िक में जितना स्कोप है दुनिया के किसी म्यूज़िक में इतना स्कोप नहीं है। बेशक बेशक। ये पहले लिमिटेड है, बाद में अनलिमिटेड है। जो पहले अनलिमिटेड हो जाता है उसमें लिमिट कम हो जाती है। इसीलिए अगर हम एक राग बजाते हैं 50 बार, उसमें हर बार नई बात होगी, क्योंकि इसमें पूरा क्रिएशन है, स्पॉन्टेनियस है, इसमें बहुत बड़ी छूट दी है, लेकिन कुछ उसूलों के साथ। आपका बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको देखकर आप आगे क्या ख्वाब बुनते हैं? मैं सिर्फ अपने बेटों से ही नहीं बल्कि मेरे शागिर्द भी हैं और मेरे फॉलोअर्स भी हैं, सभी को मैं यही चाहूँगा कि वो सही रास्ते पे चले। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि इसमें नया अपने आप होगा, करने की कोशिश ना करें, अगर करें भी तो म्यूज़िक को संभाल के। क्योंकि आप विदेशों में भी अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ पर भी आप फैकल्टी में हैं और जाते हैं, वहाँ किस तरह का रुझान आपको दिखता है? अगर हम विदेशों में रहने वाले लोगों की बात करें और हमारे शास्त्रीय संगीत को लेकर उनके रुझान की बात करें तो वहाँ की एक बड़ी अच्छी बात आपको मैं बताऊं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग म्यूज़िक समझते हैं वो तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कभी म्यूज़िक नहीं सुना उनको म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम होता, यहाँ तक कि सांस का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते। जबकि वहाँ मैंने देखा कि जो लोग म्यूज़िक में हैं उनकी समझ अच्छी होती है, इतनी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है, लेकिन जो लोग म्यूज़िक में नहीं हैं उनको भी थोड़ी सेंस होती है म्यूज़िक की, अप्रिशिएट कर पाएंगे ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई म्यूज़िक से दूर है, उसने कभी म्यूज़िक नहीं सुना है, उसको सांस तक का नाम ठीक से नहीं आता। चूँकि आपने एक अच्छा खासा अरसा इस फ़न में निकाल दिया है, कोई एक ख्वाब जो आपकी आंखों में आज भी पलता हो, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ख्वाब इसमें ये है कि इतने जो लोग आ रहे हैं आज म्यूज़िक में, पहले से ज़्यादा टैलेंट दिखता है मुझे। पहले कम लोग थे, आज के लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत जल्दी में होते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करके अपने ट्रेडिशन को पकड़ के रखें, बस यही मेरा ख्वाब है कि इसका बोलबाला ज़्यादा हो कि प्योर म्यूज़िक बजे, बस यही मैं चाहता हूँ। चलते चलते उस्ताद शाहिद परवेज़ साहब, आपसे ज़रूर आपकी पसंद का एक गीत हम सुनना चाहेंगे जो आपको बेहद पसंद रहा हो। ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं जो बहुत पसंद है। इस वक्त मैं एक गीत मुझे याद आ रहा है रफ़ी साहब का गाया हुआ, जो कि यमन पे आधारित है।
मन रे तू काहे न धीर धरे, गुनगुनाएंगे थोड़ा सा? मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज शख्सियत में तशरीफ़ लाए, हम लोगों के बीच इतना वक्त गुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी बेहद जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।